हेलो स्टूडेंट्स। तो आप जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब लोग नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और न्यूलाइट के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हम बहुत सारे अपडेट देते रहें टाइम टू टाइम। तो जो आज मैं अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ वो अपडेट का जो सोर्स है वो आज का न्यूज़पेपर है। और आज के न्यूज़पेपर के आधार पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है नीट के एग्जाम में, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्योंकि अभी जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि बहुत जल्द नीट की डेट अनाउंस होने वाली है। तो जब नीट की डेट अनाउंस होने वाली है तो इसका मतलब नीट के फॉर्म आ जाएंगे और नीट के फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। और जब आप नीट के फॉर्म भरेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं एग्जाम के लिए। आप में आपके एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं कि नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन और आपकी एलिजिबिलिटी में कोई शक है, आपको उसमें कोई डाउट है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें और पूरा समझें, ताकि हम आपको हर एक क्वेश्चन का और हर एक डाउट को सॉल्व कर सकें। तो आप बच्चों देखें, नीट 2021 द सिंगल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एडमिशन टू एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष एंड अदर मेडिकल कोर्सेज। मैंने क्या लिखा है? एक एग्जाम होगा, किंतु परंतु मैं लगा देता हूं। चूंकि अभी तक एक एग्जाम होता चला आ रहा है तो मैंने एक सिंगल एंट्रेंस लिखा है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। अब जेई जब 4 बार हो रहा है तो नीट 2 बार क्यों नहीं हो सकता? हुआ नहीं है, हो सकता है ना। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं। तो मैंने जो लिखा है वो यही लिखा है, पूर्व जो एग्जाम होते चले आ रहे हैं उनके आधार पर सिंगल एग्जाम होगा। लेकिन इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब नोटिफिकेशन आए तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हो कि वो एग्जाम एक के बजाय 2 बार होगा। और कब आएगा नोटिफिकेशन? इसी हफ्ते किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है एनटीए के द्वारा, जिसमें आपको नीट की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डेट लाइन सब आपको वहां पता चलेंगी। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। नीट यूजी 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द सेट ऑफ नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंडक्टिंग अथॉरिटी, दैट इज एनटीए। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं नीट के एग्जाम के लिए वो एनटीए डिसाइड करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये डिसाइड करता है। फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज मैंडेटरी टू स्कोर 50% मार्क्स इन 12th ग्रेड। अगर किसी बच्चे के गलती से किसी भी रीजन से 12वीं में 50% मार्क्स नहीं आ पाए हैं तो आई एम सॉरी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। बट आप एलिजिबल नहीं है ठीक है, लेकिन आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। आप किसी सब्जेक्ट में दोबारा फॉर्म भर के उसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं, कुछ और तरीका जो भी होते हैं कि भाई आपने 2 सब्जेक्ट से दोबारा से 12वीं कर लिया तो आप अपने मार्क्स को इंप्रूवाइज करके 50% तक पहुंचाइए, तब आप एलिजिबल होंगे। और इट इज मैंडेटरी टू स्कोर 50%। और इसके बाद जो SC ST और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 40% मार्क्स मैंडेटरी हैं। अगर 40% मार्क्स नहीं है आपके और आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं। अब आगे एज लिमिट। लोग सोचते हैं कि कितने साल से हमें एग्जाम देने की अनुमति मिलेगी। 12वीं पास कर लिया आपने 10 साल में, आपने 12वीं पास कर लिया 12 साल में, आपने 12वीं पास कर लिया 15 साल में, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको कम से कम 17 साल का होना ही चाहिए। 17 ईयर्स से पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते नीट का, और वो डेट की कैलकुलेशन होगी 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2031 की डेट तक आपको 17 साल का कम से कम होना चाहिए। अगर आप 17 साल से छोटे हैं 31 दिसंबर के दिन तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। एज पर द नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट हु हैव स्टडीड फ्रॉम एन ओपन स्कूल और हैव बायोलॉजी एंड द एडिशनल सब्जेक्ट आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई द एग्जाम। ये बहुत बहुत बढ़िया बात लिखी है। बहुत सारे मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं उनका मन करता है कि हम मेडिकल की तैयारी करें। अब वो सोचते हैं मैंने 12वीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, हम कैसे नीट में जाएं? तो फिर वो एडिशनल बायोलॉजी से 12वीं कर लेते हैं। अब जब एडिशनल 12वीं
में बायोलॉजी कर लेते हैं तो उनको लगता है पता नहीं एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो इसको एनटीए ने साफ कर दिया है कि जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बच्चे नीट के लिए एलिजिबल हैं, आप भी एग्जाम के लिए मतलब अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी बच्चे हैं जिनके जो भारत के रहने वाले हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो एनआरआई हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब है कि जो बाहर से आकर के इंडिया में रहने लगे हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारत में वो पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद वो कहीं और जाके बस गए हैं, वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि वो भारत के निवासी हैं, मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन वो रहते किसी और देश में हैं। और ये कौन से हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन कहीं और बस गए। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया पहले से डिक्लेयर्ड हैं, लेकिन जो पीआईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन अभी इंडियन सिटीजन नहीं है। वो हो सकता है सिटीजन ऑफ कनाडा हो, सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया हो, लेकिन उनकी ओरिजिन, उनके माता पिता, उन बच्चों के माता पिता, मान लीजिए दो लोग थे, राम कुमार और उनकी वाइफ यहाँ रहते थे इंडिया में, उनकी शादी हुई, अब वो राम कुमार जी अपनी वाइफ के साथ चले गए कहीं दूसरे देश में रहने, वहाँ रहते रहे, वहीं घर कर लिया, वहीं सब कुछ हो गया, वहाँ उनके बच्चे हो गए, अब वो वहीं रहने लगे। और उनके बच्चे को, जब बच्चा पैदा हुआ तो वहीं पे बड़ा हो गया, तो वो जो बच्चा है उसकी जो ओरिजिन है, उसके पेरेंट्स की जो ओरिजिन है वो क्या मानी जाएगी? इंडियन ओरिजिन। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया के सिटीजन हैं और बाहर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर नीट एग्जाम। और दूसरे देश के बच्चे भी जो इंडियन है ही नहीं, ना इंडियन है ना इंडियन ओरिजिन के हैं, वो बच्चे भी, विदेशी बच्चे भी नीट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा दरवाजा खुल गया नीट के एग्जाम के लिए। पहले आप ही भाग, तो अभी जो आप एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, ये नेशनल एग्जाम नहीं है, ये इंटरनेशनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, या है। आगे देखिए, ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको एक ही बार में समझनी पड़ेगी और अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यहां पर पैरामीटर्स हैं और यहां पर डिटेल है, एक ही बार में समझाएंगे हम। कि क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर नीट 2021, तो क्वालिफाइंग एग्जाम 12वीं होता है, आपको पता है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12वीं का एग्जाम और इक्विवेलेंट एग्जाम विथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए और बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और इंग्लिश होनी चाहिए। और वो किसी न किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, केरला बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कहीं ना कहीं से होना चाहिए। एंड क्लास 12th और इक्विवेलेंट अपीयरिंग एस्पिरेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई द नीट। जो 12वीं में पढ़ रहे हैं और जो 12वीं क्वालिफाई कर चुके हैं, दोनों बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट मैंने बताया 17 साल मिनिमम उम्र होनी ही चाहिए 31 दिसंबर के दिन तक। और मैक्सिमम, बड़ी सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट। बच्चों, मैक्सिमम एज लिमिट, देयर इज नो अपर एज लिमिट। आपको पता है? चलो, आपको पता है इस साल 2020 में एक व्यक्ति उड़ीसा के हैं, वो 64 साल के थे, 64 ईयर ओल्ड। ओ माय गॉड, 64 ईयर ओल्ड, और वो नीट क्वालिफाई किए हैं। वो डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे आप लोगों के साथ। 64 ईयर ओल्ड पर्सन क्वालिफाई द नीट एग्जाम इन 2020, बिलोंग टू ओडिशा। पता है आपको ये बात? नहीं पता? तो क्यों? क्योंकि भैया अपर एज लिमिट है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट इस पे नहीं है। बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिफाइंग मार्क्स। मैंने बताया जो अनरिजर्व बच्चे हैं, सामान्य कैटेगरी के, उनके 12वीं में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। एससी, ओबीसी, एसटी के 40% होने चाहिए। और जो पीडब्ल्यूडी हैं, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है जो मतलब फाइनेंशियली वीक हैं, है ना, या जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले बच्चों का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? 45%, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम अटेम्प्ट, जब अपर एज लिमिट ही खत्म कर दी तो अपर एज लिमिट खत्म होने की वजह से अटेम्प्ट भी क्या है?
अनलिमिटेड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम अटेम्प्ट ऑफ कैंडिडेट। जेई की तरह इसमें अटेम्प्ट कांस्टेंट नहीं है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार दे सकते हो, आप इसको कितने बार भी एग्जाम दे सकते हो। और नेशनैलिटी, ऑफ कोर्स नेशनैलिटी का मामला जैसे पहले मैंने बताया, ये तो पूरा इंटरनेशनल एग्जाम है, तो इसमें इंडियन नेशनल के लोग अलाउड हैं, एनआरआई अलाउड हैं जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पीओआई एंड फॉरेन नेशनल्स एस्पायरेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये मैंने आपको बताया था, ओसीआई, पीआईओ। पीआईओ कौन सा होता है? देखिए मैंने आपको अभी पीआईओ के बारे में बताया था, यहां पर ध्यान होगा आपको, ये पीआईओ, पीआईओ का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये लोग भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये पीआईओ भी हो गए, ओसीआई भी हो गए, फॉरेन नेशनल्स के बच्चे भी हो गए, सभी तरह के बच्चे इन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो जो एग्जाम होने जा रहा है, ग्लोबल एग्जाम होने जा रहा है, इंटरनेशनल एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें आपके साथ साथ दुनिया भर के बच्चे इस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। तो बिल्कुल इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिए और बहुत प्रेशर भी मत लीजिए, अपना सामान्य तरीके से पढ़ते रहिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।